हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। कल हमने कुछ मूलभूत चीज़ों को बताया था, आज हम उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। हमारा पार्ट 1 हम लोग रिवीजन, पार्ट 1 का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें। हमने जान लिया था काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो हमने आपको बताया था कि जब किसी रियल नंबर में आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो काल्पनिक संख्या हो जाती है, पहली चीज़। फिर काल्पनिक इकाई क्या है, इमेजिनरी यूनिट। तो हम लोग जानते हैं √-1 को हम लोग इमेजिनरी यूनिट के नाम से जानते हैं। फिर हमने आइलर साहब के बारे में पढ़ा था कि आइलर साहब ने ही √-1 के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया था। वही इसके जन्मदाता हैं। ये स्विस के गणितज्ञ थे, स्विस के मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने आयोटा के बारे में सन 1748 ईस्वी में बात किया था। उसके बाद हम लोग आई के घातों का मान निकाले थे पार्ट 1 में, और हमने ये जाना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो ये सब कहानी हमने जान लिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने आपको बता दिया था कि जब रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। इसको जेड से डिनोट करते हैं, इसको a+ib के फॉर्म में हम जानते हैं, जहां a को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और a को रियल पार्ट कहते हैं, b को इमेजिनरी पार्ट के नाम से जानते हैं। ये सब कहानी हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की क्या प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ऐड करने के क्या क्या गुण होते हैं, हम लोग गुण के बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला गुण है, ये जनरली मैक्सिमम नंबर्स में गुण पाए जाते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने आपको कई बार डिस्कस किया है। जैसे पानी में पानी मिलाइए तो पानी बनेगा, एक समझने के लिए व्यवहारिक एग्जाम्पल में। ठीक उसी तरह से अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो तीसरा जो नंबर प्राप्त होता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। इसको हम लोग, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम Z1 लेते हैं और इसमें Z2 जोड़ते हैं तो कोई हमको Z3 मिलेगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग हिंदी में क्रम विनिमय नियम के नाम से जानते हैं, और इसमें क्रम बदलने पर मान में कोई अंतर नहीं आता। कहने का मतलब ये हुआ, पहले हम Z1 को लिए, बाद में इसमें Z2 को ऐड करें तो जो राशि प्राप्त होगी, जो वैल्यू प्राप्त होगी, वो Z2 में हम Z1 को जोड़ने पर भी वही वैल्यू प्राप्त होगी। तो Z2 + Z1 और Z1 + Z2, यानी क्रम को हम चेंज कर दिए। तो क्रम को चेंज करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फिर हम लोग आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, Z1, Z2 और Z3। हम लोग क्या करते हैं, Z1, Z2 की ग्रुपिंग बनाते हैं और इसको ऐड करने के बाद तब हम इसमें Z3 को ऐड करते हैं। यानी पहले ग्रुप लेते हैं, फिर सिंगल आइटम, फिर इसी तरह से एक पहले वाले को हम लोग सिंगल कर दें और बाकी को ग्रुप बना दें तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुप, 2 की ग्रुपिंग, फिर एक सिंगल, फिर यहाँ सिंगल कर लेते हैं, फिर 2 की ग्रुपिंग, क्रम को चेंज करके करते हैं, लेकिन मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है। इसके बाद हम आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा हम ऐड करें। एडिशन, एडिटिव का मतलब होता है जोड़ना। कुछ ऐसा ऐड करें कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम लोग
कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसमें हम कोई जीरो ऐड करें, जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 0 टाइम आई। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें हम कोई जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ते हैं, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो आएगी, तो फिर यही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें प्राप्त होगा। तो जो चीज़ हम जोड़ते हैं, जो चीज़ हम ऐड करते हैं, इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी शून्य होती है। कहने का मतलब एक शून्य कॉम्प्लेक्स नंबर होती है जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने पर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये हमारा है एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ऐड करेंगे, कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि इस टोटल की वैल्यू शून्य हो जाएगी। तो हम जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें क्या चीज़ हम ऐड कर दें कि वैल्यू शून्य हो जाए। तो इसके लिए हम इसी को लेते हैं और निगेटिव साइन के साथ लेते हैं, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि एडिटिव इनवर्स में हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका निगेटिव साइन लेते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर हमें जीरो प्राप्त होगा। तो हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के निगेटिव को उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स के नाम से जानते हैं। ये हमारी 5 प्रॉपर्टी हो गई एक कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की प्रॉपर्टी। हर जगह हमने एडिशन का काम किया, हर जगह जोड़ने का कार्य किया है, इसीलिए इसको हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एडिशन का कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन की क्या प्रॉपर्टी होती है इसको हमने जान लिया। ये 5 प्रॉपर्टी होती है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चंस में हम इसको यूज करेंगे। आइए इसके बाद इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। इक्वालिटी मीन्स होता है समानता ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब समान होंगे, कब इक्वल होंगे, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, हमने मान लिया है कि माना दो सम्मिश्र संख्या, एक Z1 है a + ib, दूसरा Z2 है c + id। तो ये दोनों इक्वल की बात करना है। इक्वल के केस में ये जो रियल पार्ट होता है, पहला वाला, पहले को हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यदि Z1 और Z2 इक्वल हो तो ये तभी संभव है, इसको हम लोग पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। यदि Z1 = Z2, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इस दशा में ये तभी संभव है जब Z1 का रियल Z2 के रियल के बराबर हो। कहने का मतलब रियल पार्ट इक्वल हो एंड इमेजिनरी ऑफ Z1 = इमेजिनरी ऑफ Z2, यानी दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो इससे हमारा कंडीशन क्या मिलता है कि रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने मान लिया कि माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है a1 + ib1, दूसरा Z2 है a2 + ib2। तो अब हमको मल्टीप्लिकेशन करना, हमको मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट निकालना। तो देखिए यहाँ हमने Z1 को ले लिया, यहाँ Z2 को ले लिया। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, पहले का मल्टीप्लिकेशन पहले में a1 a2 हो गया, फिर पहले का इसमें करेंगे तो i इसमें है तो i के साथ a1 और a b2 हो गया। फिर इसका दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो i b1 a2 i a2 b1, पहले हमने a को लिख दिया, बाद में b को लिख दिया। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो i में i का मल्टीप्लिकेशन i², यहाँ b1 b2 तो b1 b2 हो गया। फिर हम लोग जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। अब इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, देखिए हमारा रियल पार्ट है, इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, ये भी हमारा रियल बन जाएगा क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है। तो इसको हमने यहाँ b1 b2 माइनस टाइम लिख दिया। ये माइनस क्यों हो गया b1 b2, क्योंकि i² की वैल्यू माइनस होती है।
फिर इसमें से आई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मिला a1 b2 और यहाँ से प्लस टाइम a2 b1, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर नियम हमारा यही है कि हमेशा रियल को रियल के साथ रखिए। देखिए ये रियल है, ये रियल है, इसको हमने यहाँ ले लिया और इमेजिनरी को हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया। तो हमेशा जब भी कोई भी कैलकुलेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर का करते हैं तो हमेशा रियल को रियल के साथ जोड़ने घटाने का कार्य करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ने घटाने का कार्य करते हैं। तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लिया, Z1 इंटू Z2, ये मिला हमको। अगर ये पहली कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसे हमें प्राप्त होता है, यहाँ a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आई टाइम a1 b2 प्लस a2 b1। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए हमारा अगला हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ ऊपर हम लोग एडिशन की प्रॉपर्टी देखे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन की प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मल्टीप्लिकेशन में एक क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जो हमारा इसमें भी है इसमें भी है। कम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फिर मल्टीप्लिकेटिव, जैसे यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी है उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि पानी में पानी को ऐड करेंगे तो पानी ही बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दूसरा है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब हम Z1 में Z2 का मल्टीप्लाई कराएं या Z2 में Z1, मतलब क्रम को चेंज कराएं तो मान में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन वैल्यूज। तो Z1 पहले Z2 बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर Z2 पहले Z1 बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, Z1 में हम Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही पहले Z2 बाद में Z1 लेंगे वही आएगा। ठीक इसी तरह से अगला हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, पहले हम लोग ग्रुपिंग करते हैं और बाद में सिंगल आइटम लेते हैं। फिर यहाँ पहले सिंगल आइटम Z1 को ले लेंगे, बाद में ग्रुपिंग करेंगे तो इसमें भी मान में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करती है। इसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वैल्यू वही की वही बनी रहेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किस राशि से मल्टीप्लाई करें, किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसमें हम लोग अगर बात किया जाए तो 1 मान सकते हैं 1। अगर हम Z में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको Z प्राप्त होगा और इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0 टाइम आई, 1 प्लस 0 टाइम आई। 1 प्लस 0 टाइम आई का मतलब ये 0 बन जाएगा। तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 होता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। आइए इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या अगर Z को हम a प्लस आई बी मान लें तो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी के लिए एक सम्मिश्र संख्या Z1 इसको x प्लस आई वाई के रूप में हम मानते हैं। इस प्रकार होती है कि Z में Z1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, या Z1 में Z का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा। तो Z1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से जानते हैं। तो हमने Z1 को मान लिया है x प्लस आई वाई। अब चूंकि Z1 की वैल्यू 1 होती है तो Z को हमने यहाँ कंसीडर कर लिया है a प्लस आई बी, और Z1 को हमने x प्लस आई वाई और 1 को हमने लिख दिया 0 प्लस 0 टाइम आई।
कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, हमने 1 को भी सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ax माइनस बी वाई प्लस आई टाइम ए वाई प्लस बी एक्स। दो सम्मिश्र संख्या का मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख चुके हैं, ये हमको मिलेगा। अब चूंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब बीच में इक्वल साइन है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो इक्वल में क्या होता है, रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होता है। तो हमारा रियल पार्ट है ax माइनस बी वाई, तो ax माइनस बी वाई को हमने रियल 1 के इक्वल कर दिया। एंड ये जो इमेजिनरी पार्ट है ay प्लस बी एक्स, तो ay प्लस बी एक्स को हमने 0 के बराबर कर दिया, 0। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x y की वैल्यू हमें फाइंड होगी। इसको आप विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो आपको x की वैल्यू a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा y की वैल्यू माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। इसको आप ध्यान देंगे, इसको आपको याद भी करना है। x वाले में ऊपर a होगा, y वाले में ऊपर b होगा, नीचे से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y वाला निगेटिव होगा। इस प्रकार से हमने देख लिया प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z a प्लस आई बी का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें प्राप्त होता है। हिंदी में इसको गुणनात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं z पर माइनस 1/z भी लिख सकते हैं। और ये चीज़ हमें x प्लस आई वाई, अभी हमने x प्लस आई वाई इसको लेट किया था, माना था, तो ये z1 की वैल्यू इसको z इनवर्स भी कह सकते हैं। x प्लस आई वाई, x की वैल्यू यहाँ आई है अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने x का स्थान पुटअप कर दिया। y की वैल्यू माइनस टाइम b अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको याद करना है कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो इसका इनवर्स क्या मिलेगा हमको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें ये प्राप्त होता है 1/z, यानी अगर ये z है तो 1/z हमें ये मिलता है। कैसे इसको याद करेंगे, पहला a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, दूसरा b अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो y का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग समझ लिए। उसके बाद हम लोग समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है, इसको समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी दो प्रकार की होती है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आइए दोनों को हम लोग समझते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या होता है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये ऐड किए गए हैं और इसके लेफ्ट में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। तो ये एडिशन पर और सब्ट्रैक्शन पर यहाँ अगर माइनस साइन भी है, प्लस माइनस पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये z1 का मल्टीप्लाई हम z2 में करेंगे तो मिलेगा z1 z2, और यहाँ जो भी साइन प्लस माइनस है फिर z1 का मल्टीप्लाई z3 में होगा तो z1 z3। इस बात को आप लोग जानते भी हैं, हम लोग तमाम कैलकुलेशन करते हैं। इस नियम को हम लोग लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जानते हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एक दूसरा होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, z1 प्लस z2 हमारा होगा और इसमें राइट साइड से हम मल्टीप्लाई करेंगे z3 से, तो ये राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका z3 का मल्टीप्लिकेशन z1 में होगा तो हो जाएगा z1 z3 प्लस z3 का मल्टीप्लिकेशन z2 में होगा तो होगा z2 z3। इस लॉ को हम लोग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये दोनों पर चलता है। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आप ध्यान देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला आइटम हमारा हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे। तो आइए मान लिया जाए कि अगर समी संख्या एक z1 है a1 प्लस आई b1 तथा z2 a2 प्लस आई b2, तो हमको डिवाइड करना है। तो डिवीजन को हम लोग z1 अपान z2 के नाम से जानते हैं।
और Z2 को हम लिख सकते हैं Z2 पर -1 पावर, इसको हम न्यूमरेटर में ले गए तो Z2 पर -1 लिख सकते हैं। इसको इसकी वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। Z1 को हमने मान लिया है A1 + IB1, इसको हमने यहाँ पुटअप कर दिया। Z2 को मान लिया है A2 + IB2 और इस पर चूंकि -1 पावर है तो हमने -1 पावर लगा दिया। इसको हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया और इसकी वैल्यू इतनी होती है। अभी हम लोग देखे हैं, अभी इसके पहले हमने चर्चा किया है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर -1 पावर हो तो इन दोनों का स्क्वायर करके नीचे लिखते हैं और पहली वैल्यू को पहले में, दूसरी वैल्यू को दूसरे में निगेटिव साइन के साथ। तो ये चीज़ हमने अभी देख लिया है। अब देखिए, अब हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त होगा। इसको 2-3 स्टेप आपको करना होगा। अब सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो Z1/Z2 की वैल्यू, इसको आप ऐसे याद रखना है। यहाँ A1 A2 सेम है, देखिए ये दोनों सेम है, यहाँ B दोनों सेम है, 1 2 1 2, यहाँ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, कुछ हम लोग रिमेंबर भी करेंगे। और यहाँ देखिए डिफरेंट है, AB आप लिखेंगे, एक में A2 पहले 2 1 1 2, ध्यान देना उल्टा क्रम चलेगा, पहले 2 1 फिर 1 2, नीचे तो सेम है, नीचे कोई दिक्कत नहीं। और चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्लस आई टाइम, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। इसके बाद अगला आइटम हमारा है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के नाम से जानते हैं। तो संयुग्मी देखिए क्या होती है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा A + IB है तो इसकी संयुग्मी आपको याद करना, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो संयुग्मी में सिर्फ बीच वाले साइन को चेंज कर देते हैं। और संयुग्मी को एक लिखने का तरीका होता है, इसके ऊपर बार लगाते हैं, Z बार, इसे Z बार से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात Z बार = हम लिख सकते हैं A - IB। तो ये कॉन्जुगेट के बारे में भी हम लोग जान लिए। कॉन्जुगेट में आपको सिंपली साइन को केवल चेंज कर देना है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब आइए, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हम बार लगावें और इस बार के ऊपर भी बार लगा दें, यानी डबल बार, तो ये डबल बार सादा बन जाता है, मतलब बार समाप्त हो जाता है। इसको आइए समझते हैं। पहले हम Z को ले रहे हैं, तो Z को हमेशा A + IB माना जाता है। अब हम Z बार इस पर लगाते हैं, Z बार की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो Z बार अभी हमने आपको बताया है कि Z बार के लिए साइन को चेंज कर देते हैं, तो ये A - IB हो गया, तो Z बार निकल गया। अब ये जो Z बार आया है इसके ऊपर फिर मैं एक बार लगा देता हूँ, तो अब फिर इसका साइन चेंज होगा, अब ये माइनस अब प्लस बन गया, A + IB। तो आप पाएंगे कि अब ये Z के बराबर हो गया। देखिए Z हमने A + IB को माना था, तो ये A + IB Z के इक्वल आ गया। इसी को हमने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है, मतलब डबल बार लगाने पर एक बार लगाएंगे, फिर दोबारा लगाएंगे तो 2 बार साइन चेंज होगा, तो जो रहेगा वही हमको मिल जाएगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ प्रूफ करके भी दिखा दिया। उसके बाद आइए इसको देखते हैं। अगर Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जब उसकी संयुग्मी उसमें जोड़ते हैं तो रियल वाला हमको मिलता है, यानी Z का रियल पार्ट 2 टाइम मिलता है, और जब घटाते हैं तो इमेजिनरी Z का इमेजिनरी पार्ट 2 टाइम मिलता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। इसको आइए मैं प्रूफ भी कर रहा हूँ। Z हमारा यही है, तो हम Z बार निकाल लिए और दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब हम कर रहे हैं Z + Z बार। तो जब हम ऐड करेंगे तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 टाइम भी मिला। आई को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ Z, ए को रियल पार्ट कहा जाता है। तो आपको क्या मिला कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें ऐड करते हैं तो ये 2 टाइम Z का रियल पार्ट हमको 2 टाइम मिल गया। ठीक इसी तरह से अगर इसमें से हम इसको माइनस करते हैं, Z में से Z बार को माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर क्या होगा,
ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हमको मिलेगा 2 टाइम आई बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इसी चीज को हमने लिख दिया है। किसी सम्मिश्र संख्या में से अगर उस सम्मिश्र संख्या के हम संयुग्मी को घटाते हैं तो 2 टाइम जेड का इमेजिनरी पार्ट मिलता है और जोड़ने पर 2 टाइम जेड का रियल पार्ट मिलता है। तो इस बात को हम लोग समझ लिए। फिर आगे नंबर 3 समझते हैं। किसी संयुग्मी में उसके बार से उसके किसी सम्मिश्र संख्या में उसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। इसको हम देख भी सकते हैं। एक कोई ये सम्मिश्र संख्या है, इसकी संयुग्मी ये है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम a प्लस आई बी में मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस आई बी से। तो आप देख रहे हैं एक कोष्टक में पॉजिटिव एक कोष्टक में निगेटिव, तो हम फार्मूला लगा दें बीजगणित का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ आई बी का स्क्वायर होगा क्योंकि आई बी 2 आइटम है। तो ये मिला हमको a का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर बी का स्क्वायर। आई के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 इस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये रियल पार्ट होता है, ए को हम लोग रियल पार्ट जेड कहते हैं, इसका हमको स्क्वायर मिल गया, और बी को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहते हैं, ये हमें इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मिल गया। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रियल ऑफ जेड का स्क्वायर इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर, ये एडिशन के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद आइए चौथी प्रॉपर्टी हम लोग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की देखते हैं। Z1 Z2 अगर 2 सम्मिश्र संख्या है तो अगर कंबाइन रूप से हम इस पर बार लगाते हैं तो ये बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस बात को आपको याद करना है, बाद में हम लोग प्रूफ कर लेंगे इसको जैसा सवाल आएगा। फिर आगे देखिए, अगर निगेटिव है तो निगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बार निगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन भी डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग मल्टीप्लाई हो गया और दोनों पर बार आ गया। और अगर डिवीजन है तो डिवीजन भी अलग अलग देखिए बार हो गया। इसमें ध्यान देना है कि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आज के सेशन में हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं छात्रों से और अभिभावक बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखें कि हम लोग की पढ़ाई ऑनलाइन ही चलनी है। कोरोना की स्थिति अभी भयावह से भयावह हो रही है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से हमें ऑनलाइन पढ़ाई पर ही डिपेंड आना है, इसलिए निश्चित रूप से लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। या किसी भी टीचर संपर्क में आपके परिवार में अगल बगल कोई ऐसे टीचर हैं उनसे भी आप अपना हेल्प ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग अपनी व्यवस्था को और दिन प्रतिदिन ठीक कर रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर रूप में वीडियो डाले जा रहे हैं। इन वीडियो को आप लोग ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार देखें। जिस भी स्टेप पर प्रॉब्लम होती है किताबों को भी पढ़ें, बार बार किताबों को पढ़ें। जहाँ भी दिक्कत होती है आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से डायरेक्ट आप बात कर लें, अपना सुझाव हमें सेंड करें ताकि आपकी समस्याओं को हम लोग इजली सॉल्व कर सकें। और निश्चित रूप से मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी निष्क्रिय हैं, एक्टिव नहीं है। निश्चित रूप से उनकी जो पढ़ाई की स्थिति है वो खराब होगी, वो सुधर जाए और अपने पढ़ाई में लग जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।